नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं दीबा हाशमी और अब समाचार विस्तार से। आकाशीय बिजली और चक्रवात की समस्या के समाधान के उद्देश्य से राहत आयुक्त कार्यालय और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय का इनोवेशन हब राष्ट्रीय स्तर की हैकाथॉन आयोजित करेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी पांडे ने बताया कि हैकाथॉन का उद्देश्य आकाशीय बिजली को रोकने के लिए प्रारंभिक पहचान और चेतावनी प्रणाली विकसित करने और आगे उपकरण बनाना होगा। उन्होंने कहा कि इनोवेटर्स 17 अगस्त से 5 सितंबर तक इनोवेशन हब की वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकते हैं। हैकाथॉन का ग्रैंड फिनाले 6 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। हैकाथॉन में बतौर पुरस्कार 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। पहाड़ों पर हुई बारिश के चलते प्रदेश की नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग के मुताबिक गंगा का जलस्तर बुलंदशहर, बदायूं और फर्रुखाबाद में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। हापुड़, कन्नौज, कानपुर देहात और कानपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से महज 0.50 मीटर नीचे बह रही है। वहीं घाघरा नदी बाराबंकी, फैजाबाद और बलिया में और रामगंगा नदी शाहजहांपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर से ऊपर पहुंच चुका है। इससे 60 गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। कटान के चलते सरसंडा गांव के 1 दर्जन मकान सरयू में समा गए हैं। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि पीड़ित परिवारों को भोजन, पीने के पानी और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। केंद्र सरकार ने गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कल रेल मंत्रालय की 32,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास में इन परियोजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद नई दिल्ली में प्रेस वार्ता में कहा कि गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेलखंड का दोहरीकरण रेलवे के क्षमता विस्तार में एक महत्वपूर्ण कदम है। रेल मंत्री ने कहा कि गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेलखंड का दोहरीकरण 1,269 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से नेपाल की कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार आएगा। केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ को 50 रुपए प्रति किलोग्राम के खुदरा मूल्य पर टमाटर बेचने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर इन संस्थाओं द्वारा 50 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य पर टमाटर की बिक्री शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बांदा में पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। इस मौके पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है और सरकार समस्या को स्वीकार नहीं कर रही है, यही इनके खिलाफ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग जब तक रणनीति बनाने में कामयाब नहीं होंगे, तब तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का बरेली स्थित क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय पीलीभीत के अंगूरी देवी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 20 से 22 अगस्त तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी सूरज कुमार ने बताया कि 20 अगस्त को प्रचार वाहन रवाना किया जाएगा। 21 और 22 अगस्त को स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित प्रदर्शनी लगाई जाएगी। G20 के अंतर्गत वाराणसी में भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आज से 4 दिवसीय यूथ 20 सम्मेलन शुरू हो गया। केंद्रीय सूचना, प्रसारण और युवा मामले एवं खेल विभाग के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। यूथ 20 में भाग लेने के लिए वाराणसी पहुंचे विदेशी छात्रों को आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के IIT परिसर में सुपर कंप्यूटर और अन्य तकनीकी संसाधनों का अवलोकन कराया गया। IIT BHU परिसर में पहुंचकर ये दल काफी खुश नजर आया। IIT परिसर में विश्वविद्यालय के शिक्षकों सहित छात्रों ने मेहमानों का परंपरागत रूप से स्वागत किया। BHU भ्रमण के बाद विदेशी मेहमानों ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में BHU के छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए गरबा लोक नृत्य और आकर्षक बैंड की प्रस्तुति का लुत्फ लिया।
इस सम्मेलन में 29 देशों और 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 125 से अधिक युवा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन G20 देशों के सभी हितधारकों को बातचीत करने, Y20 के आधिकारिक वक्तव्य को अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए एक मंच दे रहा है, जो पिछले कुछ महीनों के दौरान हुई चर्चाओं के निष्कर्षों पर आधारित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा भी Y20 सम्मेलन में शामिल होंगे। वाराणसी में आज पत्रकारों से बात करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि Y20 का काशी में होना सौभाग्य की बात है। दुनिया के समृद्ध 20 देशों के युवा काशी आए हैं और यहां पर वो अन्य छात्रों और बुद्धिजीवियों के साथ संवाद करेंगे। ऐसे में आशा है कि वो काशी की संस्कृति और गौरव की यादें लेकर यहां से जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज लखनऊ में सभी चिकित्सा संस्थानों के प्रमुखों की बैठक में निर्देश दिया कि चिकित्सक बाहर की दवाएं कतई न लिखें। उन्होंने कहा कि मरीजों को उच्च श्रेणी की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है। मरीजों को लेकर लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों की समस्याओं और कमियों को निदेशक CMS अपने स्तर से जिम्मेदारी लेकर दूर करें। रोगी कल्याण निधि की राशि मरीजों के हित में प्रयोग की जाए। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आपातकालीन वार्ड में चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ की पर्याप्त ड्यूटी लगाई जाए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने आज लखनऊ में कृषि और पर्यावरण विषय पर CSIR NBRI में एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के कृषि और किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में आज उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए भविष्य के लिए समाधान तलाशने की दिशा में कार्य करें। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते हुए तापमान, आने वाले दिनों में वृक्षों के ऊपर, ओजोन परत पर, कृषि के क्रॉप्स पर और उनके प्रोडक्टिविटी पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेंगे, उनसे सतर्क रहने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उसके लिए NBRI और वन विभाग के बीच में और कृषि विभाग के साथ MOU हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक अवसरों पर लैब टू लैंड की बात की है, जिसमें जो लैब के भीतर रिसर्च हो रहे हैं वो आमजन तक पहुंचे, इसके लिए वैज्ञानिकों को उन्होंने आह्वान किया। उस दिशा में ये संस्थान पहल कर रहा है। इस मौके पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि वैज्ञानिक शोधों का किसानों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। किसानों को जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूक करने के साथ ही उन्हें खेती में किस तरह के बदलाव करने हैं, इसके बारे में अवगत कराने की जरूरत है। कार्यक्रम में संस्थान ने 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इसमें पहला MOU कृषि विभाग, दूसरा वन विभाग और तीसरा प्राइवेट कंपनी के साथ हुआ। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन आज 17 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्रों की जांच कल की जाएगी। प्रत्याशी 21 अगस्त तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। मतदान 5 सितंबर को और मतगणना 8 सितंबर को होगी। भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के रूप में पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के रूप में पूर्व विधायक सुधाकर सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।